मैं लगभग 1 साल तक पूरी तरह से अलग थलग रहा और मुझे कभी पता ही नहीं चला। मैंने अपनी 20वीं के अधिकतर वर्षों तक कंस्ट्रक्शन का काम किया, जब तक कि एक दुर्घटना नहीं हो गई। मेरे माता पिता मुझे इंजीनियरिंग स्कूल में देखना चाहते थे, लेकिन मेरे पास वह ज्ञान नहीं था और सच कहूँ तो मुझे अपने हाथों से काम करना ही ज़्यादा पसंद था। काम आते जाते रहे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते रहे, लेकिन अंततः मेरे पास हमेशा कोई न कोई साइट होती थी जहां मुझे काम करना होता था या कोई इमारत खड़ी करनी होती थी। जब विटलम हॉथॉर्न ग्रुप ने मुझे उनके नए मुख्यालय के निर्माण परियोजना के लिए फोरमैन की नौकरी की पेशकश की तो मैंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। WHG जैसी कंपनी से नौकरी की सुरक्षा, एक बेहतरीन सैलरी और शानदार लाभ, इसे ठुकराना मूर्खता होती। साइट पर नींद मुश्किल से डाली ही गई थी कि तभी ढहने की घटना हो गई। कोई नहीं जानता था कि गलती सर्वे करने वालों की थी, इंजीनियरों की, या यह सिर्फ एक अजीब दुर्घटना थी। लेकिन जो लोग मलबे में फंसे थे, उनके पास दोष देने के लिए सिर्फ कंपनी ही थी। 3 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हुए। यह कानूनी रूप से इतना बड़ा मामला था कि विटलम हॉथॉर्न ने अदालत के बाहर ही हम सभी को एक अच्छा खासा मुआवजा देने का विकल्प चुना। आप चाहे जो भी सोचें, लेकिन 6 अंकों वाला चेक मिलने पर आप भी चुप हो जाते। इसके अलावा उन्होंने मुझे एक सिस्टम की नौकरी भी दी जिसे मैं घर से कर सकता था, और उनकी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में मुझे किराए पर एक अपार्टमेंट मिला जिसकी दरें काफ़ी कम थीं और जो मेरे व्हीलचेयर की ज़रूरतों के अनुसार डिज़ाइन किया गया था। इससे पहले तो मुझे यह भी नहीं पता था कि वे आवासीय संपत्तियां भी रखते हैं, लेकिन जो ब्रोशर उन्होंने भेजा था उसमें बिल्डिंग ठीक ठाक दिख रही थी। आखिरकार अब मैं अपने 4थी मंजिल के अपार्टमेंट में अकेले नहीं रह सकता था। मैं पिछले साल फरवरी की शुरुआत में वहां शिफ्ट हुआ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सब कुछ एक साथ बदल जाना मेरे लिए उम्मीद से ज़्यादा भारी पड़ा। रातों रात मैं बाहर काम करने से व्हीलचेयर पर आने को मजबूर हो गया, जिसे चलाने का मुझे कोई अभ्यास नहीं था, और पूरे दिन घर में बंद रहने को मजबूर हो गया। मेरा हार्ड हैट और बूट अब लैपटॉप और फाइलिंग कैबिनेट में बदल चुका था। मेरी नई स्थिति के कारण हुआ अवसाद और भी बढ़ गया जब मैं वहां बसने लगा। मुझे यह सोचकर शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरे पास ऐसी बहुत कम चीज़ें थीं जो मेरी नई जिंदगी के लिए उपयोगी होती। इसलिए मेरा सामान लाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अस्पताल से छूटने के एक दिन के भीतर ही मैं पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। मेरा अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पर था, स्पष्ट कारणों से। दूसरी और तीसरी मंजिलों पर बने बालकनी वाले अपार्टमेंट मेरी छोटी सी घेराबंदी वाली यार्ड के ऊपर तक फैले हुए थे। नतीजतन मेरे लिविंग रूम की खिड़कियों में दिन के समय भी मुश्किल से धूप आती थी। मेरे लिविंग रूम के एक ओर एक किचन था जिसमें लोअर काउंटरटॉप्स और स्टोरेज के लिए नीचे की ओर अतिरिक्त जगह थी। मेरा बेडरूम काफ़ी बड़ा था, जिसमें व्हीलचेयर के अनुकूल एक अलमारी और उससे जुड़ा एक विशाल बाथरूम था। काश मैं यह कह पाता कि मैं शुक्रगुजार था, लेकिन ये सुविधाएं केवल मुझे यह याद दिला रही थीं कि मैं अब अपनी पुरानी ज़िंदगी कभी नहीं जी पाऊंगा। कृपया मुझे गलत मत समझिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो विकलांगता को किसी की कमजोरी मानते हैं। जब मैं बच्चा था, मेरी आंटी व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती थी और मेरे बड़े भाई को विशेष देखभाल की ज़रूरत थी। मैंने हमेशा दोनों का सम्मान किया, लेकिन दोनों ही इस दुनिया से इसलिए चले गए क्योंकि वे किसी ऐसी चीज़ पर निर्भर थे जो उन्हें नहीं मिल पाई। मेरी आंटी की उम्र बढ़ने के बाद एक दिन वह अपने घर में व्हीलचेयर से गिर गईं और उनमें खुद को ऊपर उठाने या फ़ोन तक पहुंचने की ताकत नहीं थी। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत से पहले ही उनके पालतू जानवरों ने उन्हें खाना शुरू कर दिया था। मेरे भाई ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली क्योंकि मेरे माता पिता ने उनकी ज़रूरत की मदद करने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं आज भी अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रखता। और अब लगभग 30 साल की स्वतंत्रता और काबिलियत के बाद ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी संभावनाएं मुझसे छीन ली गई हैं
और मैं पूरी तरह उसी कंपनी पर निर्भर हो गया था जिसने मेरी यह हालत की थी। संक्षेप में कहूँ तो मैं बेहद कड़वाहट से भरा हुआ था। जून के महीने में मेरे राज्य में इतनी गर्मी थी जितनी पहले कभी नहीं देखी थी। अब तक मैं एक सुस्त दिनचर्या में ढल चुका था। सुबह उठना, नहाने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज करना, नाश्ता करना, फिर दोपहर तक कुछ काम करने की कोशिश करना। जो काम मैं करता था वह मुश्किल से ही काम कहलाने लायक था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कंपनी को मुझे एनडीए और पेरोल पर रखना ज़्यादा सुरक्षित लग रहा था, बजाय इसके कि मैं उन पर केस करूं। दोपहर के खाने के समय मैं फ्रिज चेक करता और जो भी सामान कम हो रहा होता उसे मोबाइल डिलीवरी के लिए जोड़ देता। किसी को मेरे दरवाजे पर ग्रॉसरी छोड़ने देना खुद सुपरमार्केट जाने से कहीं आसान था। मैंने ऐसी दिनचर्या बना ली थी कि मुझे अपार्टमेंट से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं उन दिनों इंसानों से बचता था, इसलिए घर में रहना आसान था। महीनों तक मैंने सिर्फ अपने पड़ोसियों की आवाज़ें सुनी। लगता था कि मेरे ऊपर एक शादीशुदा जोड़ा रहता था जो कभी लड़ना बंद नहीं करता था, और मेरे बगल वाले अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग महिला थी जिसके पास हमारी लीज में तय सीमा से ज़्यादा बिल्लियाँ थीं। जून के मध्य की एक सुबह जब मैं नहाकर अपने सिर को तौलिए से पोंछ रहा था, मैंने आंखें खोली और देखा कि मेरे अपार्टमेंट की बिजली अचानक चली गई थी। यह तो होना ही था। ब्लॉक के सभी लोग अपने एसी फुल स्पीड पर चला रहे थे। मैं बाहर निकला ताकि ब्रेकर बॉक्स चेक कर सकूं, लेकिन बाहर कदम रखते ही महसूस हुआ कि वातावरण अजीब रूप से शांत था। वह शांति बस थोड़ी देर की थी। ऊपर वाले अपार्टमेंट से लड़ाई की आवाज़ें फिर शुरू हो गई। अगर तुम ठीक नहीं करोगे तो मैं खुद कर दूंगी, पत्नी की तेज आवाज़ आई। मैंने कब कहा कि मैं नहीं करूंगा? बस 1 मिनट रुको, तुम हमेशा। मैंने उनकी बहस को अनसुना करने की कोशिश की। ब्रेकर ऑन किया, एसी फिर से चलने लगा और मैं वापस अंदर जाने के लिए संघर्ष करने लगा। लेकिन यह मेरे जीवन की आखिरी बार थी जब मैंने महीनों तक घर से बाहर कदम रखा। ऊपर होने वाली बहसें और मेरे बगल वाले फ्लैट से आने वाली बिल्ली की कभी कभी की आवाज़ भी अब एकरस हो गई थी। मैं जितना हो सके उन्हें अनसुना करने की कोशिश करता। वही आवाज़ें, वही झगड़े, वही बिल्लियों की शरारतें, हर दिन बार बार। सच कहूँ तो जितना मैं नज़रअंदाज करने की कोशिश करता, कभी कभी खुद को सुनने से रोक नहीं पाता था। मेरे ऊपर रहने वाली महिला, जिसका नाम शायद क्लेयर था, बेरोज़गार लगती थी। वह शायद ही कभी बोलती थी, जब तक कि वह अपने पति को किसी गलती के लिए डांट न रही हो या किसी चीज़ की शिकायत न कर रही हो। उसका पति, जिसका नाम जैक्सन या शायद जेसन था, वह गुस्सैल तो था, लेकिन आक्रामक कम और रक्षात्मक ज़्यादा लगता था। ठंडा और दूर दूर, लेकिन साथ ही चिड़चिड़ा और संवेदनशील, जैसे तूफान के आने के सारे संकेत एक साथ मौजूद हों। बिल्ली पालने वाली उस औरत का नाम मुझे कभी पता नहीं चला, लेकिन ग्रेटा, प्रिसिला और टॉम से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था। हर दिन वह महिला टॉम को ज़्यादा ज़ोर से खाने के लिए रोने पर चुप कराने की कोशिश करती और दोपहर में ग्रेटा और प्रिसिला को धूप में आराम करने की जगह के लिए लड़ते देख डांटती। कमरे में प्राकृतिक धूप का आना किसी स्वर्ग जैसा लगता। वो आवाज़ें ही मेरे लिए इंसानी जुड़ाव का जरिया थीं। सितंबर के मध्य में जब मैंने अपनी बढ़ती एलर्जी के कारण गला साफ करने की कोशिश की, तो एहसास हुआ कि मैंने महीनों से अपनी आवाज़ नहीं सुनी थी। उस रात मैं रोते रोते सो गया, पहले से कहीं अधिक अकेला महसूस कर रहा था। अक्टूबर आते आते यह अकेलापन असहनीय हो गया। मैंने खुद को उन आवाज़ों को पहले से कहीं अधिक ध्यान से सुनते हुए पाया। अपने अपार्टमेंट में पूरी शांति बनाए रखी ताकि मैं जब चाहूँ उन्हें सुन सकूं। वही झगड़े, वही शिकायतें, वही बिल्लियों की आवाज़ें। अब वे मेरी दोस्त बन गई थीं, मेरा सहारा। एक रात, शायद हताशा में या फिर खुद के लिए मनोरंजन के रूप में, मैंने जवाब देना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह बस एक धीमी फुसफुसाहट थी, क्लेयर की शिकायतों के जवाब में।
जब मैंने उसे गुस्से में कहते सुना, तुम मेरी कभी नहीं सुनते, तो मैंने धीरे से कहा, मैं सुन रहा हूँ। जब उसके पति, जो भी उसका नाम था, ने लंबी सांस लेते हुए कहा, भगवान मैं यह और सहन नहीं कर सकता, तो मैंने हंसते हुए धीरे से कहा, मैं भी नहीं। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे क्यों जारी रखा, शायद सिर्फ अपनी आवाज़ सुनने के लिए, या शायद इसलिए कि यह मुझे किसी के साथ जुड़ने का एहसास देता था, भले ही यह बस एक भ्रम ही क्यों न हो। मैं जानता था कि यह बेवकूफ़ी थी, तरकहीन थी, लेकिन इससे चीज़ें थोड़ी कम खाली खाली लगती थीं। यह मेरे लिए एक खेल बन गया। हर रात मैं अपने अपार्टमेंट की हल्की रोशनी में बैठता, शायद एक दो ड्रिंक ज़्यादा पीता और सुनता। उनकी बातें, उनके झगड़े, उनकी शिकायतें, सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गए थे। जब क्लेयर ने गुस्से में कहा, तुम अब मुझे कभी गंभीरता से नहीं लेते, तो मैंने धीरे से जवाब दिया, बिल्कुल लेता हूँ। जब बुढ़िया ने टॉम को किसी चीज़ को गिराने के लिए डांटा, तो मैंने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, शरारती बिल्ली। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, अब यही मेरा सब कुछ था। फिर लगभग एक हफ्ते बाद मैंने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। क्लेयर ने गुस्से में चिल्लाया, कम से कम एक बार मान लो कि मैं सही हो सकती हूँ। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, जब तुम गलत हो तो क्यों मानो। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, ऊपर से उसके पति की आवाज़ आई, लेकिन जब तुम गलत हो तो क्यों मानो। मैं सन्न रह गया। कुछ देर तक मैं ध्यान से सुनता रहा। मुझे लगा कि ये शब्द जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन क्या मैंने सच में उन्हें पहले इसी तरह लड़ते हुए सुना था? मैंने पहले तो इसे नज़रअंदाज कर दिया। जाहिर है ये बहसें जानी पहचानी लगती। मैं महीनों से उन्हें सुन रहा था। शायद मैंने उनके झगड़े के तर्क अपने अवचेतन में बसा लिए थे। लेकिन अगले दिन यह फिर हुआ। क्या मेरी कार का रजिस्ट्रेशन करवाना इतना मुश्किल है? मुझे इसे कराए हुए एक हफ्ता हो गया है, क्लेयर ने चिल्लाते हुए कहा। और इस बार मुझे यकीन था कि मैंने इसे पहले सुना था। सिर्फ इसी तरह की बात नहीं, बल्कि एक एक शब्द, उसी लहजे में, उसी क्रम में। यह अपने आप में समझने लायक था, लेकिन पहली बार जब मैंने इसे सुना था वह अगस्त में था। अब उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एक हफ्ते नहीं, बल्कि लगभग 2 महीने से लंबित था। मैंने ऐसी बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम खुद जाकर इसे क्यों नहीं करवा देते? वो लोग, उसने यह भी कहा। मैंने सोचा। मैंने घूंघ भरकर महसूस किया कि मेरा मुंह सूख चुका था और मेरी हथेलियां ठंडी पसीने में भीग रही थीं। मुझे एहसास हुआ कि यह सब पहले भी कई बार हो चुका था। संयोग बस यही था। शायद उनके झगड़े वाकई इतने पूर्वानुमानित थे। मैंने खुद से कहा कि इसे नज़रअंदाज कर दो, लेकिन मैं कर नहीं सका। उस रात मैं बिस्तर पर जागता रहा, छत को घूरते हुए, अपने कानों को ऊपर हो रही बातचीत को सुनने के लिए तनाव में डालते हुए। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। अगले दिन मैंने अपने कंप्यूटर पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत सुन सका, उसका नोट्स बनाना शुरू कर दिया। पहले मैं यह ध्यान नहीं देता था कि क्या कहा जा रहा है और कब, लेकिन उस दिन मैंने हर चीज़ को बारीकी से दर्ज किया। मैंने सभी पंखे बंद कर दिए, कपड़े नहीं धोए, नहाना भी छोड़ दिया। मैंने अपना घर जितना संभव हो सके शांत रखा, ताकि हर शब्द को ठीक से लिख सकूं। मेरे बगल में रहने वाली बूढ़ी औरत सुबह 8:15 बजे, ओह टॉमी टॉम चुप रहो, मैं तुम्हें पहले ही खाना दे चुकी हूँ। ऊपर से सुबह के 8:17 क्लेयर फ़ोन पर, हाँ वह काम पर चला गया। नहीं, यहाँ सिर्फ मैं रहूँगी जब तक वह दोपहर के खाने के लिए वापस नहीं आता। दोपहर के 12:32 फिर से ऊपर से आवाज़ आई, जैसन मैंने तुमसे कहा था कि जब अंदर आओ तो दरवाज़ा ज़ोर से मत बंद करो। हर बार मेरा दिल बैठ जाता है। पूरा दिन जो भी मैं सुन सकता था उसे मैं नोट करता गया। अगली सुबह मैं सामान्य से पहले उठ गया। मेरे पास मेरे नोट्स थे।
और मेरे पास समय भी था, इसलिए मैंने नहा लिया और फिर से सुनने के लिए अपने अपार्टमेंट के बीचों बीच बैठ गया। मैं उत्सुकता से इंतज़ार करने लगा, अपनी घड़ी देखते हुए, जीवन के संकेतों की प्रतीक्षा करते हुए। फिर ठीक सुबह के 8:15 पर मेरे बगल वाले अपार्टमेंट से वही आवाज़ आई, "ओ टॉमी टॉम, चुप रहो, मैं तुम्हें पहले ही खाना दे चुकी हूँ।" सुबह के 8:17। हाँ, वह काम पर चला गया। नहीं, यहाँ सिर्फ मैं रहूँगी जब तक वह दोपहर के खाने के लिए वापस नहीं आता। और फिर आगे पूरे दिन मैंने चुपचाप बैठे सुना, अवाक रह गया क्योंकि मेरी पूरी दिन की लिखी गई बातें शब्दश मिनट दर मिनट दोहराई जा रही थी। जब दोपहर के 12:32 हुआ और क्लेयर ने फिर से दरवाजे के बारे में शिकायत की तो मुझे घबराहट महसूस हुई, क्योंकि मैंने महसूस किया कि न तो उस दिन और न ही किसी भी दिन मैंने वास्तव में उनका दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी थी। जैसे कि कोई स्क्रिप्ट बार बार पढ़ी जा रही थी, बस इतनी धीमी और अस्पष्ट कि मैंने इसे पहले कभी नोटिस नहीं किया था। मुझे ताज़ी हवा की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने महीनों से नहीं किया था। मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल आया। धूप में आंखें संकुचित करते हुए मैं अपार्टमेंट परिसर के आंगन में पहुंचा। ताज़ी हवा अजीब लेकिन तरोताज़ा करने वाली थी। इमारत एक परिपूर्ण यू आकार में लिपटी हुई थी। सामने की संकरी पार्किंग के उस पार एक समान दिखने वाली दूसरी इमारत थी। दोनों इमारतों की दूसरी और तीसरी मंजिल की बालकनियां ठोस कंक्रीट की अलमारियों की तरह ऊपर तक खड़ी थीं। मैंने अपने अपार्टमेंट के ऊपर रहने वाले जोड़े की खिड़कियों की ओर देखा। सभी खिड़कियों पर पर्दे खुले थे, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं दिख रही थी। फिर मैंने अपने बगल वाले अपार्टमेंट की ओर देखा, जहां वह बूढ़ी औरत रहती थी। पर्दे खुले थे, लेकिन वहां भी कोई हलचल नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी पूरी इमारत और सामने की इमारत में हर अपार्टमेंट की स्थिति एक जैसी थी। सभी खिड़कियों के पर्दे खुले, लेकिन कोई जीवन का संकेत नहीं। मैं लगभग 1 घंटे तक वहीं बैठा रहा, देखते हुए। किसी भी खिड़की के पीछे कोई परछाई नहीं हिली, कोई दरवाज़ा नहीं खुला, कोई व्यक्ति अंदर या बाहर नहीं आया। मुझ पर भारी सन्नाटा छा गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि न केवल वहाँ कोई दिख नहीं रहा था, बल्कि कोई हलचल भी नहीं थी। न कोई पक्षी, न कोई गुजरती कार, न अन्य किराएदारों की दूर से आती आवाज़ें, सिर्फ हवा और एसी मशीनों की धीमी सी गूंज। अकेले रहने से इंसान का दिमाग अजीब चीज़ें करने लगता है। यह आपको ऐसी चीज़ों को नोटिस करने पर मजबूर कर देता है जिनकी आम समाज में शायद ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यह आपको उन सच्चाइयों से भी आंखें मूंद लेने पर मजबूर कर देता है जो आपके सामने होती हैं। वहीं बैठे बैठे पूरी तरह उलझन में मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने अपने पड़ोसियों को कभी देखा ही नहीं था, न कभी उन्हें अपने दरवाजे से बाहर निकलते हुए, न कभी पार्किंग में, न कभी बालकनी पर, जबकि मैं उन्हें हर रात वहीं बातें करते सुनता था। यहाँ तक कि जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया था, तब भी किसी से आमने सामने बातचीत नहीं की थी। मैंने सारा कागजी काम ऑनलाइन किया था और एक कंपनी की गाड़ी मुझे यहाँ छोड़ गई थी जब मेरा सामान पहले से अंदर रखा जा चुका था। मेरे पेट में अजीब सी मितली होने लगी। मैं यहाँ 8 महीने से रह रहा था। 8 महीने जिनमें मैंने इन लोगों को बहस करते सुना, उस बूढ़ी औरत को अपनी बिल्लियों से बात करते सुना, लेकिन मैंने एक बार भी किसी को हकीकत में नहीं देखा था। मेरा यह एहसास अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि जैसे ही मैंने इस सच को पहचाना, मेरे बगल वाले अपार्टमेंट की खिड़की के पर्दे अचानक बंद हो गए। सिर्फ कुछ सेकंड बाद ऊपर वाले अपार्टमेंट के पर्दे भी गिर गए और फिर मानो कोई डोमिनो प्रभाव हो, पूरी इमारत के सभी खुले पर्दे एक के बाद एक बंद होते चले गए। मैंने अपनी कुर्सी में पहले से कहीं अधिक तेजी से गति की। मैं जल्दी से छोटे आंगन से बाहर निकला और पार्किंग स्थल वाली सड़क पर आ गया। निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक पट्टा कार्यालय होना चाहिए था। जब मैं पार्किंग स्थल पर पहुंचा तो मैंने दोनों ओर देखा और केवल एक जैसी दिखने वाली इमारतों की लंबी कतारें देखी।
हर खिड़की पर पर्दे धीरे धीरे बंद हो रहे थे, जैसे कि मेरे आसपास की हर चीज धीरे धीरे दूर जा रही हो। मुझे कभी नहीं लगा था कि यह परिसर इतना विशाल होगा। मैं किसी ऐसी इमारत की तलाश में तेजी से बढ़ा जो बाकी से अलग हो, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि अब भी कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। खाली कारें पार्किंग में खड़ी थीं, बारों के पास साइकिलें टिकी हुई थीं, आंगनों में अलग अलग प्रकार के फर्नीचर रखे थे, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने भी फुटपाथ पर बिखरे पड़े थे, जैसे कि वे उन्हें जल्द ही वापस लेने वाले हों। जीवन के ये सारे संकेत थे, लेकिन जीवन का कोई निशान नहीं था। करीब 20 मिनट तक किसी कार्यालय का कोई संकेत खोजने के बाद मैं अपने घर लौट आया। मेरे हाथ थक चुके थे, क्योंकि मैंने बहुत समय बाद इतनी मेहनत की थी और मैं जानता था कि मैं अनंत काल तक खोज नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद मैं अपने अपार्टमेंट वापस पहुंच गया। चारों ओर की खिड़कियां मोटे पर्दों से ढकी थीं, जिससे मेरा घर और भी अकेला और उदास महसूस हो रहा था। इससे कोई मदद नहीं मिली कि मुझे अब इस बात का पूरा यकीन हो चुका था, मैं यहाँ सच में अकेला था। मैं अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाया, एक हल्की सी घंटी की आवाज़ आई। कोई मेरी डोरबेल बजाकर जा चुका था। मैं तुरंत पलटा और दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ मेरा साप्ताहिक किराना सामान जो मेरी दहलीज पर करीने से रखा हुआ था, ठीक उसी जगह जहां कुछ सेकंड पहले तक कुछ भी नहीं था। इसके बाद के दिन धुंधले से गुजर गए। अगर कोई मेरे अपार्टमेंट की तरफ देखता तो उसे मैं खिड़की से खिड़की पर भागता हुआ दिखता, पर्दे के पीछे से ऐसे झांकता जैसे कोई बेचैन आदमी अपने पार्सल का इंतजार कर रहा हो। एक हफ्ते तक वे सारी आवाज़ें, झगड़े, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, दीवारों के पार की हल्की बातचीत एकदम शांत हो गईं। जो कुछ भी चल रहा था वह मेरी जिज्ञासा को भांप गया था और अचानक थम गया था, जैसे कि खुद को व्यवस्थित करने और तैयार होने के लिए रुका हो। और हाँ, वह तैयारी कर रहा था, क्योंकि जब एक हफ्ते बाद इंसानों की आवाज़ें फिर से लौटकर आईं तो वे पहले जैसी नहीं थीं। नए झगड़े, नई चर्चाएं, यहाँ तक कि एक नई बिल्ली भी शायद परिवार में आ गई थी। दूसरे दिन मैंने गौर किया कि आवाज़ें पहले दिन से अलग थीं। अगले दिन भी बातचीत बदली हुई थी और फिर उसके बाद भी। 7 दिन तक मैंने खुद को यह मानने की अनुमति दी कि शायद मैंने पहले कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। यहाँ तक कि बाहर से धीमी गति से गुजरने वाली कारों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। क्या यह पहले भी होती थीं और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन 8वें दिन मेरा दिल बैठ गया। वही पुराने झगड़े, वही पुरानी बातें, वही बहसें लौट आईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एक हफ्ते पहले सुनी थी। अगले दिन भी यही हुआ। जो कुछ भी मेरे लिए यह तमाशा प्रस्तुत कर रहा था उसने सीख लिया था, लेकिन बहुत थोड़ा। अब यह ध्वनि दोहराने का चक्र एक दिन से बढ़कर पूरे हफ्ते का हो चुका था। गुजरती हुई गाड़ियां भी ठीक उन्हीं समयों पर आईं जब मैंने पिछले हफ्ते नोट किया था। लेकिन अब जब मैं ध्यान से देखने लगा तो महसूस हुआ कि वे गाड़ियां बिना ड्राइवर के चल रही थीं। 2 हफ्ते बीत चुके थे और तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं इस चक्र को बाधित करने की कोशिश करूं तो क्या होगा। मैंने अपने पिछले 2 हफ्तों के नोट्स को देखा और एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह के 9:13 पर एक बूढ़ी महिला अपनी बिल्लियों को नए बिलौटे को सताने के लिए डांटने वाली थी। लेकिन मैं सुबह के 9:13 उसके दरवाजे पर दस्तक दूंगा। शायद यह दिखावा मेरे कारण बाधित हो जाए। अगली सुबह मैंने पूरी तैयारी कर ली। हफ्तों बाद पहली बार शेव किया और खुद को सबसे अच्छे रूप में प्रस्तुत किया। मैं उन्हें कोई बहाना नहीं देना चाहता था कि वे दरवाज़ा न खोलें। मैं दरवाजे के सामने 2 मिनट पहले खड़ा हो गया, अपनी घड़ी पर नज़रें टिकाए और कान पूरी तरह सतर्क रखे। जैसे ही मेरी कलाई घड़ी ने सुबह के 9:13 बजाए, मैंने दरवाजे पर ज़ोर से लेकिन बिना किसी आक्रामकता के दस्तक दी। मैंने यह सुनिश्चित किया कि 3 सेकंड के भीतर दस्तक देना बंद कर दूं।
ताकि महिला अपनी बात शुरू करने से पहले ही बाधित हो जाए। मैं सांस रोककर इंतजार करने लगा। 3 सेकंड 1 मिनट जैसे लगने लगे और जब असली 1 मिनट बीत गया तो मुझे लगा जैसे घंटों गुजर गए हों। मैंने सोचा कि मैंने इस चक्र को बाधित करने में सफलता हासिल कर ली है। जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी घुमाई और घर लौटने के लिए मुड़ा, तभी दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई। कौन है? 3 शब्द, 3 नए शब्द जो निस्संदेह मेरे जवाब में बोले गए थे। लेकिन जो भी मुझसे बात कर रहा था वह कोई बूढ़ी महिला नहीं थी। मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि वह इंसान था। वे शब्द बेतरतीब लगे, जैसे कि कई अलग अलग वाक्यों से काट छांट कर जोड़े गए हों। आवाज़ में एक अजीब सी बनावटी गूंज थी, जैसे किसी ने हड़बड़ी में बेतरतीब शब्दों को सिलकर उन्हें बोलने की कोशिश की हो। मुझे अपने विचारों को समेटने का मुश्किल से ही समय मिला था कि आवाज़ फिर से गूंज उठी। शब्द वही थे, लेकिन लहजा और स्वर बदल गया था, मानो वह सामान्य मानवीय भाषण की नकल करने की कोशिश कर रहा हो। यह अधिक स्वाभाविक लग रहा था, लेकिन फिर भी यह निस्संदेह अमानवीय था। कौन है? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, अगल बगल से। कौन है? आवाज़ फिर से आई और मेरी भयावहता के लिए दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। मैं किसी भयानक चीज़ के लिए तैयार था, किसी मानव रूपी विकृति के लिए जो अंधकार से मुझ पर झपटने के लिए तैयार थी। लेकिन अंधकार, स्याह और सब कुछ छिपाने वाला बस वही था जो मुझे दरवाजे के पीछे से दिखाई दिया। दरवाज़ा पूरा खुल गया और जितनी भी धूप अंदर आ सकती थी आई, लेकिन भीतर कोई नहीं था। न कोई हरकत, न जीवन का कोई संकेत, बस वही आवाज़ दरवाजे से फिर से निकली, इस बार पूरी तरह स्पष्ट। कौन है? मैंने दरवाजे के भीतर झांका और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मुझे लगा कि मैं किसी दहलीज को पार कर रहा हूँ, बर्फीली और ठंडी। इससे भी बुरा था वह अकेलापन जो मेरी नसों में उतर गया। इतने महीनों तक अकेले रहने के बावजूद मैंने पहले कभी इतना तीव्र अकेलापन महसूस नहीं किया था, जितना कि उस दरवाजे के पार जाते ही हुआ। जैसे ही मैं लिविंग रूम में पहुंचा, उस साधारण से घर में केवल एक चीज़ अलग नज़र आई। एक व्हील चेयर जो अपनी तरफ गिरी हुई थी, कमरे के बीचों बीच पड़ी थी। मैं उसके आसपास कुछ नहीं देख पाया, लेकिन वहाँ धीमी, व्यवस्थित चबाने की आवाज़ और मांस के फटने की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी, जिसमें एक भूखी बिल्ली की म्याऊं की आवाज़ भी शामिल थी। मैं तुरंत वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद पूर्व निर्धारित अनुसूचियाँ अधिक बार और अधिक अनियमित रूप से बदलने लगीं। कभी कभी मैं कई दिनों तक कुछ नहीं सुनता, कभी कभी नए झगड़े उन दिनों में प्रकट हो जाते जिनके बारे में मैंने पहले से लिखा था, और कभी कभी वे गाड़ियाँ जो हमेशा एक ही दिशा में चलती थीं, अब अचानक एक नया मोड़ ले लेती। लेकिन हर क्रिया खोखली थी और हर आवाज़ किसी असली व्यक्ति से नहीं जुड़ी थी। यह तो मैं निश्चित रूप से जानता था। मैंने अपने विकल्पों पर विचार करना शुरू किया। मैंने लगभग 1 साल से किसी अन्य इंसान को नहीं देखा था और मुझे संदेह था कि यह तब तक बदलेगा जब तक मैं किसी तरह इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकलूं। लेकिन मैं जाता तो कहाँ? मुझे लेने के लिए कोई नहीं था। मैंने हफ्तों से अपना वर्क लैपटॉप नहीं खोला था और मैं किसी को नहीं जानता था। मैं जिस भी शहर में था वहाँ भी नहीं। क्या मुझे सच में पता था कि मैं कहाँ था? मुझे दुर्घटना के बाद दिए गए प्रस्ताव की थोड़ी बहुत याद थी और वे लोग जो अस्पताल से मुझे लेने आए थे। मेरा दिमाग उन घटनाओं के क्रम को याद करने के लिए संघर्ष कर रहा था जिन्होंने मुझे यहाँ ला पटका था। जितना मैंने इसे समझने की कोशिश की, उतना ही यह बेतुका लगने लगा। जितना मैं जोड़ तोड़ कर समझ पाया, मैंने एक दुर्घटना का सामना किया था और कुछ सूट पहने लोग अस्पताल में मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने संक्षेप में समझाया कि क्या हुआ था और यह कि कंपनी कानूनी परेशानी से बचना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे मुआवजे के रूप में एक चेक, एक नई नौकरी का प्रस्ताव और इस अपार्टमेंट का ब्रोशर दिया। मुझे याद है कि मैंने अस्पताल से ही ऑनलाइन लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे और फिर
फिर मैं सीधा यहाँ लाया गया था। क्या ये सब इतना त्वरित था? क्या मैं इतनी गहरी उलझन में था कि मैंने स्थिति की अजीबता को महसूस ही नहीं किया? मेरी सोच एक दस्तक से बाधित हुई। दरवाजे की घंटी नहीं, बल्कि एक दस्तक। 3 ठोस थपथपाहटें जो मेरे अपार्टमेंट में गूंज उठीं। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और मैं धीरे धीरे व्हीलचेयर घसीटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में मैंने रसोई से एक चाकू उठा लिया। कौन है? मैंने डर से कांपती आवाज में पूछा। कुछ पल तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर दूसरी तरफ से धीरे और बेहद सटीक तरीके से मैंने अपनी ही आवाज को टूटी फूटी ध्वनि में जुड़ते हुए सुना। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, अगल बगल से। मैंने दरवाजा झटके से खोल दिया, एक बड़ा स्टेक नाइफ हवा में लहराते हुए। सामने कोई नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि कुछ वहाँ मौजूद था। मैं वहीं बैठा चाकू को हवा में इधर उधर घुमाता रहा और फिर वही आवाज़ बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने से आई। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, अगल बगल से। हवा में एक झिलमिलाहट हुई, धूप की एक हल्की चमक, एक विकृति जिसने एक अस्पष्ट मानवीय आकृति का रूप लिया, और वह धीरे धीरे दरवाजे की दहलीज पार कर रही थी, मेरी ओर रेंगते हुए। यह मेरा आखिरी मौका था। जितनी ताकत मुझ में थी, मैंने वह सब जुटाकर चाकू उस अदृश्य चीज़ की ओर फेंक दिया, और जैसे ही वह चमकते आकार के पार गया, मुझे एहसास हुआ कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मैंने खुद को कोई नहीं की ओर धकेला, और जैसे ही मैं उसके अस्तित्व में प्रवेश किया, एक ठंडक मेरे रगों में दौड़ गई। एक ऐसी ठंड जो मैंने पहले सिर्फ एक बार महसूस की थी। यह बर्फीली चुभन मुझे जकड़ने की कोशिश कर रही थी, और जो खालीपन मेरे चारों ओर फैला था, वह मुझसे सारी ऊर्जा छीन लेना चाहता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अब मैं इसे महसूस कर सकता था। यह असली था और इससे बचा जा सकता था। मैं उसकी आकृति के अंदर से गुजरने लगा, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह मेरी ओर मुड़ने लगा। उसका शून्य सा अस्तित्व तेजी से मुझे फिर से निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उससे तेज था। जैसे ही मैं आंगन से मुड़कर गली में पहुंचा, मैंने अपने जलते हुए हाथों की उपेक्षा की और खुद को आगे बढ़ाता रहा। मैं जितनी तेजी से हो सकता था, बढ़ता गया। मेरे चारों ओर एक जैसी इमारतें खड़ी थीं। हर खिड़की के पीछे, हर दरवाजे की दरार से बस शून्यता, और कोई नहीं मुझे घूर रहे थे। मुझे लगा जैसे अनदेखी, जलती नज़रें मुझे हर दिशा से भेद रही हों। कोई नहीं मुझे यहाँ रोकना चाहता था, लेकिन मैं उसे यह संतोष नहीं देने वाला था। मेरी आंखों के कोने में चमकती परछाइयों की झलक दिखी। वे दरवाजों से बाहर निकल रही थी, खड़ी कारों से उभर रही थी। फिर अचानक मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं अनजाने में उनमें से एक झुंड से गुजर चुका था। उनके हाथ फैले हुए थे, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे जो कुछ भी थे या नहीं थे, शायद वे मुझे छू नहीं सकते थे, लेकिन मैं उन्हें महसूस कर सकता था। वे और अधिक संख्या में आने लगे, सामने के दरवाजों से निकलकर मेरी ओर दौड़ते हुए। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ी, मेरे चारों ओर की हवा लहराने लगी। यह गर्मियों की धूप में कारों की छतों से निकलती गर्मी जैसी लग रही थी। कोई नहीं के पंजे मुझ पर झपट रहे थे, लेकिन मैंने खुद को हजारों की भीड़ के बीच से धकेल दिया। आवाज़ें फटी हुई थीं, बेतुकी, जैसे कोई चीज़ उन्हें जोड़ तोड़ कर बना रही हो, चारों ओर गूंजती हुई। समय का एहसास खो चुका था, लेकिन अंततः उन झिलमिलाते सायों के बीच से मैंने उसे देखा जिस चीज़ की मुझे तलाश थी। मैं परिसर के किनारे तक पहुंच चुका था। कोई बाधा नहीं थी, कोई दीवार नहीं जो मुझे रोक सके। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मेरे थके हुए हाथ अब भी मेरी उम्मीदों से ज़्यादा काम कर रहे थे। हर बर्फीले पंजे की छुअन मेरी हिम्मत को और बढ़ा रही थी। और फिर जैसे ही मैंने उस सीमा को पार किया, चीखें अचानक खामोश हो गईं। मेरे पीछे की हवा भारी लग रही थी। कोई ठंडे जमे हुए हाथ नहीं, कोई टूटी फूटी आवाज़ें नहीं, कोई शून्यता नहीं।
लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अभी नहीं। मेरे सामने था डॉलर जनरल। यह कोई खास जगह नहीं थी, लेकिन इसे देखकर मुझे जितनी राहत मिली उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। और जब मेरी नज़र एक थके हुए, पसीने से तर जोगेर पर पड़ी, मोटा हांफता हुआ इंसान, तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैं सड़क पार कर बस स्टॉप पर पहुंचा। मेरे हाथ अब और काम नहीं कर सकते थे, वे थककर नीचे गिर गए। मैं वहीं बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं कितना अजीब लग रहा होऊंगा, यह सोचने की भी परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि बेंच पर बैठे उस बेघर आदमी को भी शायद मैं पागल लगा हो, लेकिन मैं परवाह नहीं करता। वह कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन सिर्फ उसके वहाँ होने से मुझे सुकून मिला। थोड़ी देर बाद जब मेरी ताकत लौटी, तो मैंने अपना व्हीलचेयर वापस उस परिसर की ओर घुमाया जिसने मुझे पूरे 1 साल तक कैद रखा था। पर जो मैंने देखा उसे मैं शायद कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। मेरे सामने था बस एक खाली मैदान, एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा नहीं। कुछ परित्यक्त निर्माण उपकरण इधर उधर पड़े थे और एक पोर्टेबल टॉयलेट कोने में टूटा फूटा पड़ा था। पूरे मैदान को घेरती एक जंजीरदार बाड़ थी। एक बोर्ड खड़ा था जिसकी लाल चमचमाती इबारत जैसे अभी अभी लिखी गई हो। उस पर एक आधुनिक इमारत की आर्टिस्टिक इमेज बनी थी और नीचे लिखा था, जल्द आ रहा है, विटलम हॉथॉर्न रिसर्च कॉम्प्लेक्स।